अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमने न्यू टॉपिक स्टार्ट करना है। तो आज का हमारा टॉपिक है एम्पिरिकल अप्रोचेस टू स्ट्रेन इम्प्रूवमेंट। ठीक है, इससे पहले हमने कुछ अप्रोचेस के बारे में स्टडी किया था। जस्ट एक ओवरव्यू था जिससे हमने डिफरेंट टेक्निक्स के बारे में पढ़ा था कि स्ट्रेन इम्प्रूवमेंट के लिए, स्ट्रेन डेवलपमेंट के लिए क्या क्या अप्रोचेस हो सकते हैं, क्या क्या प्रोसीजर्स हो सकते हैं, क्या टेक्निक्स हो सकती हैं। तो यहाँ हम जो है एम्पिरिकल अप्रोचेस को डिस्कस करेंगे और फर्दर उसको स्टडी करेंगे। तो एम्पिरिकल या क्लासिकल अप्रोचेस क्या है? क्लासिकल अप्रोचेस इज कैरेक्टराइज्ड बाय इंट्रोडक्शन ऑफ रैंडम म्यूटेशन to a population of cells followed by screening or selection of isolate improved variants. क्या होगा कि एम्पिरिकल अप्रोचेस में हम क्या करते हैं कि जो हमारे माइक्रोबियल सेल्स होते हैं उनमें हम जो है रैंडम म्यूटेशन करवाते हैं। रैंडम म्यूटेशन हमारी जो है ये म्यूटेशंस जो है हमारी स्पॉन्टेनियस भी हो सकती हैं, लाइक रैंडम म्यूटेशन हो सकती है, नेचुरल म्यूटेशन हो सकती है, या फिर इंड्यूस म्यूटेशंस भी हो सकती हैं। इंड्यूस म्यूटेशंस भी हो सकती हैं, यानी कि हम खुद से इंट्रोड्यूस करवाते हैं। तो यहाँ एम्पिरिकल अप्रोचेस में जो है हम म्यूटेजेनेसिस को स्टडी करते हैं। जैसे कि मैंने पहले आपको जो अप्रोचेस के बारे में बताया था, जिसमें हमने जो है थोड़ा सा म्यूटेजेनेसिस को भी डिस्कस किया था, रिकॉम्बिनेंट को भी पढ़ा था। तो म्यूटेजेनेसिस में क्या होता है कि आपका जो सेल होता है, उसका जो जीनोम होता है, उस जीनोम के अंदर ही हम कुछ ना कुछ चेंजेस करवा देते हैं, उसी के अंदर कुछ म्यूटेशन करवा देते हैं। कि रिकॉम्बिनेंट में क्या होता है कि हम बाहर से कोई दूसरा और जो है अपना जीन फॉरेन जीन या फॉरेन डीएनए पार्टिकल जो होगा वो हमारे उसके अंदर इंट्रोड्यूस करवाते हैं ऑर्गेनिज्म। लेकिन यहाँ जो क्लासिकल अप्रोचेस होंगी या क्लासिकल अप्रोचेस में ज्यादा हम म्यूटेजेनेसिस, जिसमें हम म्यूटेशन करवा के हमारा अपना जो ऑर्गेनिज्म का जो जीनोम है उसके अंदर म्यूटेशंस करवाते हैं। फिर जब हमारे पास म्यूटेशन आ जाती है ऑर्गेनिज्म में, फिर उसकी हम स्क्रीनिंग करते हैं और फिर उसी की बेस पे हम उसकी सिलेक्शन करते हैं, उसको सेपरेट कर देते हैं। These approaches utilize techniques that introduce variation across the region of genome in contrast to other techniques that specifically target a mutation to single gene. इसमें इन टेक्निक्स में हम क्या करते हैं कि जो हमारा जीनोम है उसी के अंदर कुछ ना कुछ वेरिएशन, कुछ ना कुछ चेंजेस करते हैं, जबकि जो दूसरी होती है उनमें हम अपना जो है जीनोम दूसरा इंट्रोड्यूस करवाते हैं, फॉरेन जीनोम इंट्रोड्यूस करवाते हैं अपने जीनोम में। So mutagenesis क्या है? Mutagenesis is the process of generating a genetic mutation that may occur spontaneously or induced. Spontaneous भी होती है और induce भी करवा सकते हैं। Induce like कोई physical या कोई chemical agent यूज करते हुए हम उसको induce करवाते हैं, तो इसके अंदर mutation। Fundamental parameter dictates success in classical strain engineering in the frequency and type of mutation applied to parent cell. अच्छा जी, अब म्यूटेशन आपने करवानी है तो सबसे पहले आपको जो है चूज करना है कि आपने कौन सा म्यूटेजन यूज करना है। अच्छा, म्यूटेजन कौन सा यूज करेंगे, उस म्यूटेजन की वजह से क्या म्यूटेशन होंगी और वो म्यूटेशन जो है हमारे लिए बेनिफिशियल है भी कि नहीं है। उस म्यूटेशन जो भी हम म्यूटेजन यूज कर रहे हैं, जो भी हम एजेंट यूज कर रहे हैं, उससे कोई म्यूटेशन हो भी रही है या नहीं हो रही। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप कौन सा म्यूटेजन या कौन सा एजेंट यूज करते हो। म्यूटेजन आर क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज। दो बड़ी कैटेगरीज क्या है? नंबर वन इज फिजिकल एंड द अदर वन इज केमिकल एजेंट। फिजिकल एजेंट में आपके पास अल्ट्रावायलेट, गामा, एक्सरे रेडिएशन, लाइक मतलब रेडिएशंस आ जाती हैं, कुछ आयनाइजिंग रेडिएशंस भी है, कुछ नॉन आयनाइजिंग रेडिएशंस भी हैं। और केमिकल म्यूटेजन अगर आप यूज करते हो तो उसमें आपके पास एग्जांपल में इथाइल मीथेन सल्फोनेट आ गया, नाइट्रोसो मिथाइल गोनिडीन एंड मस्टर्ड सच एज ICR170। ठीक है, ये कुछ एग्जांपल्स थे फिजिकल एंड केमिकल म्यूटेजेंस की। अब म्यूटेशंस डिपेंड ऑन टू फैक्टर। अच्छा, दो फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर म्यूटेशन जो है डिपेंड करती है। क्या है? नंबर वन इज द टाइप ऑफ DNA डैमेज कॉज्ड बाय म्यूटेजन। अदर वन इज द एक्शन ऑफ सेलुलर DNA
रिपेयर पाथवे ऑन दिस डैमेज। ठीक है, दो चीजें हैं जिसकी बेस पे जो है म्यूटेशन होती है। नंबर वन कि आपके डीएनए में आप म्यूटेशन करवा रहे हो, क्या म्यूटेशन हो रही है, आइदर कि आपका जो डीएनए है उसमें डाइमर्स बन रहे हैं, या फिर उसके अंदर जो है कोई ब्रेकेज हो रही है, या कुछ डिलीशन हो रही है। तो मतलब आप जो भी म्यूटेजन चूज कर रहे हो उस म्यूटेजन की वजह से क्या म्यूटेशन होती है, और अगर ये म्यूटेशन हो जाती है क्या ये हमारे पास बेनिफिशियल होगी, क्या ये चलेगी, मतलब ये आगे जो है हमें काम इससे कुछ फायदा भी होगा या नहीं होगा। या फिर दूसरा ये कि एक्शन ऑफ डीएनए रिपेयर, अगर हमने म्यूटेशन करवा दी, हमने स्पेसिफिक म्यूटेजन चूज कर लिया कि भाई हमें ये फिजिकल एजेंट से म्यूटेशन करवानी है, म्यूटेशन भी हो गई, लेकिन जो सेलुलर सिस्टम होता है उसमें जो है ये डिफाइंड होता है कि अगर डीएनए भी आपका जो है रप्चर हो गया, डीएनए में भी कुछ प्रॉब्लम हो गई, तो एक रिपेयर मैकेनिज्म भी होता है जिसकी वजह से जो है आपकी जो म्यूटेशन हुई है, अगर फॉर एग्जांपल आपने कोई बेनिफिशियल डैमेज किया है, बेनिफिशियल म्यूटेशन करवाई है अपने जीनोम में, और फिर जाके जो है सिस्टम से जो है रिपेयर सिस्टम ऑन हो जाता है और उसकी रिपेयर हो जाती है, तो फिर वो जो बेनिफिशियल म्यूटेशन करवाई थी उसका कोई फायदा नहीं हुआ। तो इट डिपेंड, जो भी आप म्यूटेजन ले रहे हो उसका जो भी आपको अगर कोई बेनिफिशियल म्यूटेशन हो रही है तो वो उसका फायदा होना चाहिए। तो ये इन दो चीजों पे डिपेंड करता है कि वो क्या डैमेज कर रहा है, मतलब क्या किस तरह की म्यूटेशन करवा रहा है, प्लस जो उसकी हमने म्यूटेशन करवाई है उसके ऊपर, और अगर रिपेयर पाथवे शुरू स्टार्ट हो जाता है तो वो हमारे लिए रहेगी म्यूटेशन या नहीं रहेगी। ठीक है, इन दोनों पे इफेक्ट करता है। मोस्ट म्यूटेजन विल प्रोड्यूस मोर देन वन टाइप ऑफ म्यूटेजन, कुछ ऐसा म्यूटेजन्स भी होते हैं जो कि एक से ज्यादा म्यूटेशन करवा देते हैं, यानी कि फॉर एग्जांपल एक फिजिकल एजेंट लिया, वो जो है डीएनए ब्रेकेज भी कर रहा है और डाइमर्स भी बना रहा है, तो वो इस तरह के भी कुछ ऐसे म्यूटेजन्स होते हैं जो कि एक से ज्यादा म्यूटेशंस करवा रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल कुछ एग्जांपल्स आ जाते हैं, यूवी गिव हाई प्रोपोर्शन ऑफ पायरिमिडीन डायमर, यूवी से जो है पायरिमिडीन डायमर्स बन जाते हैं। आयनाइजेशन गिव हाई डिग्री ऑफ क्रोमोसोम ब्रेकेज, ईएमएस और एंटीजीआर एल्कलाइटिंग एजेंट्स। फिर आ जाते हैं म्यूटेजन डोज। अब तक तो हमने बात की कि भाई हमने कौन सा म्यूटेजन लेना है, फिजिकल लेना है या केमिकल एजेंट लेना है या दोनों लेना है, हमें क्या म्यूटेशन करवानी है। ठीक है, दूसरी इंपॉर्टेंट बात आ जाती है उसको डोज कितना देना है, कितना उसको डोज हम देंगे कि जिसकी वजह से उसके अंदर कुछ ना कुछ म्यूटेशन होगी, और जब वो म्यूटेशन करवा दी तो रिपेयर सिस्टम के थ्रू भी वो रिपेयर नहीं होगी, या फिर ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं म्यूटेशन डोज। अच्छा, म्यूटेशन डोज की बात करते हैं। म्यूटेशन रेट और सेल सर्वाइवल आर बोथ स्ट्रांगली अफेक्टेड बाय म्यूटेशन डोज। ओके, म्यूटेशन डोज, इट इज नेसेसरी टू डिटरमाइन ऑप्टिमम म्यूटेशन डोज। ठीक है, इट इज वेरी नेसेसरी। ठीक है, इफ द म्यूटेशन रेट इज वेरी लो, variant with mutations will be rarely compared with the unmutated cells, making difficult even in high throughput screening। ठीक है, अगर हमने जो है म्यूटेजन डोज, हमने जो उसको डोज दिया है वो इतना कम दिया है कि उसके अंदर कोई खास म्यूटेशन हुई ही नहीं है, तो फिर उसको उस म्यूटेंट को आपका जो अनम्यूटेड सेल्स हैं उनसे उनको डिटेक्ट करना जो है काफी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। उसके बाद if the mutation is very high, the effect of mutation will swap those with the beneficial mutation। अगर बहुत हाई हो जाती है तो फिर हो सकता है कि जो हमारी बेनिफिशियल म्यूटेशन हुई है वो कहीं दब गई, वो हमें इतना ज्यादा मिलेगी नहीं, और दूसरी म्यूटेशन हमें ज्यादा एक्सप्रेस हो रही होंगी, जिसकी वजह से हमारा जो यील्ड होगा, हमारा जो प्रोडक्ट होगा, उसके ऊपर भी इफेक्ट पड़ सकता है। ठीक है, अब तक हमने सारी म्यूटेशन की बात कर ली थी। म्यूटेशन हो गई, अब म्यूटेशन करने के बाद उस ऑर्गेनिज्म को हम स्क्रीन करना है, हमें उसे आइसोलेट करना है। तो अ प्रोसेस ऑफ आइसोलेटिंग नंबर ऑफ वेरिएंट्स इन इम्प्रूव इंडिविजुअल इज कॉल्ड स्क्रीनिंग।
मतलब स्क्रीनिंग वो प्रोसेस होगा जिसमें हमने ऑर्गेनिज्म में म्यूटेशन करवाने के बाद अब हम उसको आइसोलेट करेंगे, भाई कौन इस पूरी पॉपुलेशन में से कौन से वो सेल्स हैं जो म्यूटेट हुए हैं और उन्होंने जो है उनको हम आइसोलेट करेंगे, उनको सेपरेट करेंगे। स्क्रीनिंग कैन बी classified into two categories. Number one is rational screening, other one is random screening. Random screening पे आ जाते हैं। After the introduction of mutation, survivors from the population are randomly picked and tested for their ability to produce मेटाबोलाइट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, रैंडम म्यूटेशन, रैंडम स्क्रीनिंग में हम क्या करते हैं, जो हमारी पॉपुलेशन है माइक्रोबियल पॉपुलेशन में से हम रैंडमली कुछ सेल्स लेते हैं और उनको जो है फिर फर्दर ग्रो करते हैं, उनकी जो है उनकी फर्दर टेस्टिंग होती है, उनको आइसोलेट किया जाता है। इट इज अ लार्ज नंबर ऑफ कॉलोनीज मस्ट बी टेस्टेड। एडवांटेज क्या है, मिनिमम स्टार्टअप टाइम एंड सस्टेन फॉर इयर्स। ठीक है, डिसएडवांटेज क्या है, नॉन टारगेटेड नॉन स्पेसिफिक। नॉन स्पेसिफिक होते हैं नॉन टारगेटेड सेल्स को हम जो है रैंडमली स्क्रीन। फिर आ जाते हैं रैशनल स्क्रीनिंग पे। Rational screening requires some specific understanding of product metabolism, pathway regulation, which give information about the metabolic checkpoints and suggest a way to isolate mutants with specific priors। ठीक है, इस rational screening में जो है हमें पता होना चाहिए कि हमने क्या म्यूटेशन करवाई है, ठीक है, उस म्यूटेशन का क्या इफेक्ट हुआ है, तो वो और उसके अंदर क्या न्यू ट्राइट्स आए हैं। ठीक है, ये सारी नॉलेज हमें पता होनी चाहिए और हम स्पेसिफिकली उन्हीं ऑर्गेनिजम्स को जो है टारगेट करते हैं स्पेसिफिक। ये क्योंकि रैंडम जो थी जिसमें हमने रैंडमली ऑर्गेनिजम्स को लिए थे, इसमें हम जो है स्पेसिफिक ऑर्गेनिज्म को पिक करते हैं और फर्दर उनकी टेस्टिंग होती है। इन्वायरमेंटल कंडीशन, डिफरेंट इन्वायरमेंटल कंडीशन है जो उसको अफेक्ट कर सकते हैं, पीएच या उसको हमें जो है specific conditions देनी होती है, pH, temperature, aeration can be manipulated, chemicals can be incorporated in the culture media to select the mutant with desired traits। ठीक है, जो हमारे पास ऑर्गेनिज्म आ गया है उनको हम डिजायर्ड environmental condition देंगे in the media। ठीक है, इसकी क्या एप्लीकेशन है, कहाँ हम रैशनल स्क्रीनिंग यूज कर सकते हैं। सिलेक्शन ऑफ म्यूटेंट रेजिस्टेंट टू द एंटीबायोटिक प्रोड्यूस, selection of morphological variants, selective detoxification, selection of overproducer of bioscientific precursor। ठीक है, इन ऑर्गेनिजम्स को आइसोलेट करने के लिए, इनको सिलेक्ट करने के लिए हम रैशनल स्क्रीनिंग यूज करेंगे। फिर आ जाते हैं आइसोलेशन ऑफ ऑक्सोट्रोफिक म्यूटेंट्स। An auxotrophic mutant is characterized by defect in one of the biosynthetic pathway। Auxotrophic mutants क्या होते हैं, ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो अब कुछ स्पेसिफिक ग्रोथ फैक्टर्स नहीं प्रोड्यूस कर पा रहे होते। It requires specific compound for its normal growth. For instance, mutant of Corynebacterium glutamicum require tyrosine for growth while they can accumulate phenylalanine। ठीक है, कोराइनी ये जो एक म्यूटेंट है, ठीक है, इस कोराइनी बैक्टीरियम का एक म्यूटेंट है जिसको जो है ग्रो करने के लिए टायरोसिन चाहिए होता है ताकि वो एंड प्रोडक्ट जो है फिनाइलएलानिन प्रोड्यूस कर सके। ठीक है, तो ये एक ऑक्सोट्रोफिक म्यूटेंट है। द आइसोलेशन ऑफ सच म्यूटेंट कैन बी डन बाय ग्रोइंग देम इन agar medium that can specifically support the biochemical defective mutant। ठीक है, इससे हम इसको आइसोलेट किस तरह से करेंगे कि इस ऑर्गेनिज्म को हम जो है ऐसे मीडिया में ग्रो करेंगे जिसमें टायरोसिन प्रेजेंट होगा। टायरोसिन प्रेजेंट होगा मीडिया में, तो फिर वहाँ वो ग्रोथ करेगा, वो ग्रो करेगा तो हम पता चल जाएगा, ठीक है, ये हम इसको स्क्रीन कर सकते, इसको हम जो है आइसोलेट कर सकते हैं और जो है फर्दर उससे प्रोसेस। आइसोलेशन ऑफ ऑक्सोट्रोफिक म्यूटेंट इज द बेसिस फॉर कमर्शियल अमीनो एसिड प्रोडक्शन इन जापान फ्रॉम द बैक्टीरियम Corynebacterium glutamicum। ठीक है, तो जापान में जो है अमाइनो एसिड, कमर्शियल अमाइनो एसिड प्रिपरेशन के लिए जो है हम ऑक्सोट्रोफिक म्यूटेंट्स देते हैं और उसमें जो है Corynebacterium बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। फिर दूसरा आ जाते हैं एनालॉग रेजिस्टेंट म्यूटेंट्स। ठीक है, ये वो म्यूटेंट्स होते हैं, अच्छा कुछ
कुछ एंजाइम्स जो होते हैं उनको हम कहते हैं फीडबैक एंजाइम्स। इन एंजाइम्स का क्या काम होता है, एक ऑर्गेनिज्म है आपका, ठीक है, वो ऑर्गेनिज्म क्या करेगा कि अपना जो भी उसका मेटाबॉलिक पाथवे होगा उसको फॉलो करते हुए एंड में जो है आपका एक एंड प्रोडक्ट बनाएगा। लेकिन ये जो फीडबैक एंजाइम्स होते हैं ऑर्गेनिज्म में, वो क्या करते हैं कि इस मेटाबॉलिक पाथवे में जो ये एंजाइम्स होते हैं ये उसको फॉलो करते हैं, उसके बाद जो है इनकी जो एक्टिविटी होती है मेटाबॉलिक पाथवे में वो सब परफॉर्म करते हैं। फिर जैसे ही एंड प्रोडक्ट आने लगता है उसको वो डिटेक्ट कर लेते हैं, उससे सेंसिटिव होते हैं और फिर एंजाइम जो है डीएक्टिवेट हो जाता है। जब एंजाइम डीएक्टिवेट हो जाएगा तो वो जो मेटाबॉलिक पाथवे चल रहा था, एंड प्रोडक्ट बन रहा था, वो भी स्टॉप हो जाएगा और एंड प्रोडक्ट बनना भी स्टॉप हो जाएगा। तो ये फीडबैक एंजाइम्स ऐसे होते हैं। तो एनालॉग रेजिस्टेंट म्यूटेंट्स क्या होते हैं, वो ऐसे म्यूटेंट्स होते हैं जिनके अंदर ये फीडबैक एंजाइम्स जो होते हैं वो इनसेंसिटिव हो जाते हैं, ठीक है, वो उस एंड प्रोडक्ट को जो है सेंस नहीं कर पाते या उससे रेजिस्टेंट हो जाते हैं और उनकी एक्टिविटी जो है वहाँ स्टॉप नहीं होती और वो जो है अपना एंड प्रोडक्ट होता है मेटाबॉलिक पाथवे के थ्रू जो है अपना एंड प्रोडक्ट बनाते रहते हैं और लार्ज क्वांटिटी में एंड प्रोडक्ट बनता रहता है, वो स्टॉप नहीं होता, ठीक है। मैनी एनालॉग रेजिस्टेंट म्यूटेंट हैव फीडबैक इनसेंसिटिव एंजाइम of biosynthetic pathway, the analog of whose product was used for selection of such cells, ठीक है। ये एनालॉग म्यूटेंट एंजाइम म्यूटेंट ऐसे होते हैं जिनके पास फीडबैक इनसेंसिटिव एंजाइम्स आ जाते हैं। जब इनसेंसिटिव एंजाइम आ जाएंगे तो वो एंड प्रोडक्ट को जो है रेजिस्ट कर पाएंगे और एंड प्रोडक्ट जो है लार्ज क्वांटिटी में हमारे पास प्रोड्यूस हो जाएगा। इन फीडबैक inhibition activity of enzyme is inhibited by the end product of biosynthetic pathway in which the enzyme participates। फीडबैक इनहिबिशन में क्या होता है कि वो एंजाइम्स जो है एंड प्रोडक्ट को सेंस कर लेते हैं और जो है फिर उनकी एक्टिविटी स्टॉप हो जाती है। लेकिन एनालॉग रेजिस्टेंट में क्या होगा कि वो एंजाइम जो है इनसेंसिटिव हो जाएंगे और एंड प्रोडक्ट आपका लार्ज क्वांटिटी में प्रोड्यूस होगा। फॉर एग्जाम्पल ये एक कोराइनी बैक्टीरियम का म्यूटेंट है। इसका काम क्या होता है कि ये जो है अप टू 50 mg फ्लोरोफिनाइल एनालिन को जो है रेजिस्ट कर जाते हैं। तो इसकी ये जो है फिनाइल एनालिन एंड प्रोडक्ट जो है लार्ज क्वांटिटी में प्रोड्यूस कर सकते हैं। देयर वाज अ नियरली 7-fold इंक्रीज इन द फिनाइल एनालिन एक्यूमुलेशन ओवर दिस म्यूटेंट। इस म्यूटेंट को यूज करते हुए जो है 7 टाइम इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ फिनाइल एनालिन की जा सकती है। So that was all about the topic. Thank you for listening.